नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। बस्ती जिले की सबसे बड़ी तहसील हरैया में एंटी करप्शन टीम ने प्रभारी कानूनगो को रंगे हाथ घूस लेते हुए तहसील गेट से गिरफ्तार किया। गोरखपुर एंटी करप्शन टीम के प्रभारी संतोष कुमार दीक्षित कानूनगो के पास से रिश्वत के 10,000 रुपए बरामद कर उन्हें कप्तानगंज थाने ले गई, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई एंटी करप्शन टीम कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरैया थाना क्षेत्र के खेमराजपुर गाँव निवासी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने अपने पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी तक एक बार नहीं सैकड़ों बार प्रार्थना पत्र देकर जमीन की पैमाइश कराने के लिए गुहार लगाई। शिकायतकर्ता मनोज ने बताया कि अधिकारियों के यहां शिकायत के बाद जो भी प्रार्थना पत्र प्रभारी कानूनगो घनश्याम चौधरी के पास आता था तो वो पैमाइश के एवज में रिश्वत की मांग करते थे। शिकायतकर्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव की पत्नी श्रीमती रेखा श्रीवास्तव के नाम जो है कृषि योग्य भूमि थी, उसकी पैमाइश हेतु जो है एक बात दाखिल किया गया था न्यायालय उप जिलाधिकारी हरैया बस्ती के, जिसमें आदेश होके लेखपाल प्रभारी कानूनगो घनश्याम चौधरी को प्राप्त हो गया था 9/6/2021 को, और उस पैमाइश को उनके द्वारा जो है टाला जा रहा था। शिकायतकर्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव सनाप ओम प्रकाश श्रीवास्तव निवासी खेमराजपुर थाना हरैया जनपद बस्ती द्वारा कानूनगो से मिलने के बाद पैमाइश के लिए कहा गया तो उनके द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई। काफ़ी अनुरोध विनय किया, लेकिन वो बिना पैसे के पैमाइश करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इसकी सूचना एंटी करप्शन गोरखपुर इकाई को जो है 9/6/2022 को शिकायतकर्ता मनोज श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। इस सूचना पर आज दिनांक 17/6/2022 को गोरखपुर की टीम जो है मुझ प्रभारी के नेतृत्व में और फैजाबाद की भी टीम थी, कार्रवाई करते हुए आज उनको 10,000 रुपया रंगे हाथ 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए तहसील गेट के सामने गिरफ्तार किया गया है। थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती में विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी घनश्याम चौधरी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की याद में एक शाम सिद्धू मूसेवाला के नाम हर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सिख संगठन के अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री सिंह ने कहा कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला इतनी कम उम्र में कामयाबी के मुकाम पर पहुंचे, आज की युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिलेगी और वे आगे बढ़ेंगे। आप बतौर मुख्य अतिथि आपने शिरकत की है। हर्ष महोत्सव और सिद्धू मूसेवाले को किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस समय जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कार्यक्रम उसका रखा है। आज अगर आप लोग पंजाब में होते या जैसे दिल्ली में किया गया प्रोग्राम था, इसको आप देखते तो मेरे हिसाब में ये जितना आपका ग्राउंड है बहुत छोटा पड़ता है। जो अभी उनकी जो लियाकत थी, जो उन्होंने अचीवमेंट इतने 5 साल में पीछे की, इतनी छोटी उम्र में, उतने कम समय में इस स्टेज पर पहुंचना हर आदमी के बस की बात नहीं है। उसके लिए ऊपर वाले का दिया हुआ हाथ जो उसके सिर पे रहता है, उसका अपना मुकद्दर, उसकी अपनी मेहनत, उसके माँ बाप का जो उन्होंने उसको अच्छे गुण दिए हैं, उसकी वजह से यहाँ तक वो पहुँचे थे। आज उनकी याद में सभी जगह हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा उनको अपने चरणों में इसी तरह निवास बख्शे, उनकी आत्मा को शांति बख्शे। यही जो है हम पीछे से यही कर सकते हैं, उसी के लिए आज हम सब यहाँ ठीक है। जो भी सिद्धू मूसे के साथ हुआ है, तो उनकी याद में, उनकी चीजों में हमने एक श्रद्धांजलि देने के लिए एक ये नाइट रखी है, जिसमें हम लोगों ने फ्री एंट्री रखी है लोगों को, और सारा तो काफी सोशल मीडिया पर काफी दिनों से हम प्रमोशन भी कर रहे थे कि लोग आए, उनके जो गाने हम लोग दिन रात सुनते हैं, हर फंक्शन में सुनते थे, ठीक है, वो आज हमारे बीच नहीं है, जो उनके साथ गलत हुआ, तो इसीलिए उनको अप्रिशिएट देने के लिए, ठीक है, उनकी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए, ठीक है, हम लोग ने ये नाइट रखी थी स्पेशल यंगस्टर्स के लिए कि हाँ, हम यंगस्टर्स के दिलों के वो राज करते थे।
ठीक है, तो इस वजह से आज ये नाइट रखी गई थी। जी आज कौन कौन लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे, उनकी जो उपलब्धियां रही उसके बारे में बताएंगे? ये हमारे चीफ गेस्ट जो आ रहे हैं, सिख संगठन के अध्यक्ष जी आ रहे हैं हमारे भी, और साथ ही साथ काफी एनजीओ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, 4-5 एनजीओ भी हैं और काफी अन्य लोग भी जुड़े हैं, कुछ इवेंट कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा सपोर्टेड हमारी जो कंपनी ने किया है मुझे, ठीक है, इंस्पायर इवेंट्स ने भी हमें सपोर्ट किया है काफी। ठीक है, और बाकी भी यूपी के बुलंदशहर में डीएम व एसएसपी ने अग्निपथ के विरोध पर अंकुश लगाने के लिए रिटायर्ड सैनिकों के साथ मीटिंग कर रिटायर्ड सैनिकों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को अग्निपथ के बारे में समझाने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि युवाओं को प्रेरित किया जाए कि वह भ्रमित न हो, इस योजना के बारे में जानकारी लेकर इसका लाभ उठाएं। अगर बच्चों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है और उनके द्वारा कानून हाथ में लेकर सरकारी संपत्तियों या वाहनों आदि का नुकसान किया जाता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होने पर उनका भविष्य खराब हो सकता है। युवाओं से भी आंदोलन की आड़ में कानून हाथ में न लेने की अपील की गई। आप सभी रिटायर कर अपने गांव में या कोई गांव से मूव करके अपने शहरों में मकान बना के रह रहे हैं। मैंने अभी सभी थानों को ये बताया था कि ये एक आउटरीच प्रोग्राम करें, सभी लोग हो सकता है यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हो। हर थाने में एक पेंशनर्स रजिस्टर बना रहता है, वो मैंने कल ही सभी थानों को निकालने के लिए बोला। और अभी जो परिस्थिति है इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कि ये जो अग्निपथ स्कीम लागू की गई है इसके कई फायदे हैं, और आज के डेट में हो क्या रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग बिना पढ़े रिएक्ट कर रहे हैं। खास करके नए लड़के जो हैं उनको जानकारी नहीं हो रही है चीज़ों की, और सुनी सुनाई बातें। एक इस मोबाइल पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है उस पर एक बार जो चीज़ चल गई वही फिर एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह लगातार जाते रहती है और फिर लोग अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। बच्चों में खास करके ये हो जा रहा है कि जो एक बच्चे ने सुन लिया वो 4 से डिस्कस किया, फिर वो अगले 4 से बताया, ऐसे करते करते कई अफवाहें या अपभ्रंश होते हुए चीज़ें उन तक पहुँचती हैं, जिसके चलते समस्या आती है। पिछले 2 दिनों से हम लोग घूम रहे हैं पूरे जनपद में और बच्चों से भी बात कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे यही नहीं अभी बता पा रहे हैं कि अग्निपथ आखिर है क्या। उनको बस इतना पता है कि 4 में से 1 को रखा जाएगा, 3 को निकाल दिया जाएगा, इससे आगे वो कुछ नहीं जान रहे हैं। इसके जो फायदे हैं और इससे जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, इन चीज़ों पे कोई नहीं बात कर रहा। जैसे अभी हमारे एक साथी ने बताया कि 10वीं पास बच्चे को कहाँ इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसको कि हम अगर सही मायने में उपयोग कर लें तो हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। और आप समझिए कि 4 साल की ट्रेनिंग पाकर जो फौज के अनुशासित ट्रेनिंग पाकर वापस गांव आता है तो वो गांव में सुधार लाएगा वो व्यक्ति, अगर वो वापस आएगा तो ये सिर्फ आर्मी में, आर्म फोर्सेस में बदलाव की नीति नहीं है, ये समाज में बदलाव की नीति है। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। ये एक बेहतर समाज की ओर बढ़ने का प्रयास है। ये बात अगर हम समझ जाएंगे, और ये बात बच्चों को समझाना हम लोगों का काम है। आप लोग लंबी नौकरी करके आए हैं, आपने जीवन के बहुत पड़ाव देखे हैं, अच्छे बुरे सारी चीज़ें देखी हैं दुनिया की, और आपको ये पता है कि लड़कपन में, बचपन में बहुत से लोग कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं। आपने देखा होगा आसपास के जनपदों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हुए, एक जगह बस को आग लगा दिया गया, इस तरीके की चीज़ें हुई, और उसमें कल रात्रि तक ही 100-150 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अब अगर ये 100-150 लोग इसमें इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो चाहे इसका परिणाम जो हो, हम अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, बट इसका परिणाम जो हो, अब वो 100-150 लड़के तो इस रेस से ही हट गए, वो तो अब चयन के श्रेणी में ही नहीं आने वाले, ना अभी ना किसी और चयन की श्रेणी में आने वाले। सरकारी नौकरी उनकी चली जाएगी, प्राइवेट नौकरी में वेरिफिकेशन होता है वो चला जाएगा, उनके परिवार को 10 तरीके की समस्या हो जाएगी, और इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप बेचारों को पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे वहाँ पे थे। तो इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है बतौर
आप लोग सब देश की सेवा में लगे रहे और ये भी देश सेवा का हिस्सा है कि हम ऐसे बच्चों को गलत हाथों में पड़ने से रोकें, उनको सही मार्गदर्शन दें। और देखिए, किसी को कुछ कहना है, अपनी बात रखनी है तो बताएं। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, हमारा ये अधिकार है बोलना, बट बोलने के तरीके भी उसी संविधान में बताए गए हैं जिसका कि हमें अनुपालन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग एनार्की में जीने लगेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जा रहे हैं, उन पर पथराव किया जा रहा है। तो ऐसे लोग ये सेना में भर्ती योग्य नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं और मौके का फायदा उठाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। इस बुरे और अच्छे को अलग करना ये हमारा काम है। अच्छे जो बच्चे हैं, जो सही मायने में अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, जो समाज की 4 साल के बाद में इंडिपेंडेंट आगे खड़े होंगे, अपनी तैयारी कर सकते हैं। फादर की मदद की जरूरत है, उनकी मदद नहीं चाहिए। 10-15 लाख रुपए इनके जेब में होंगे, ये आगे एनडीए सीडीएस की भी तैयारी कर सकेंगे। जो मैट्रिक करने के बाद 17.5 का मिलिट्री में जाएगा सर, उसके लिए ये पीरियड बड़ा फ्रूटफुल होगा सर। वहां से इंटर की शरत लेके आएगा और अग्निवीर का सर्टिफिकेट लेके आएगा, तो दे आर टू बी प्रेफर्ड बाय सीआरपीएफ, बीएसएफ। इसमें वो पेनल्टी में लिया जाएगा, यूपी पुलिस। अच्छा, यूपी पुलिस। और उसके बावजूद भी इनकी नॉट इंटरेस्टेड टू जॉइन सीआरपीएफ वगैरह, तो एज ए प्राइवेट गार्ड हमारा निगम खुला हुआ सैनिक का, उसमें 60 साल नौकरी करेगा। तो ये बहुत फ्रूटफुल है। और फिर वो अपने साथ साथ जब है नहीं कम आफ्टर 4 ईयर, तो वो 11.5 लाख रुपए लेके आएगा। तो ये फ्रूटफुल है। हमें बच्चों को यही समझाना है कि भाई बहुत अच्छा है, पर हम जैसे ही आदमियों ने गुमराह कर दिया कि ट्रेन को जला दोगे बस को, तो ये गलत है। हम सभी फौजियों का फर्ज बनता है, हम वहां का पेंशन खा रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इट इज अवर ड्यूटी टू मोटिवेट ईच एंड एवरीवन। ये बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत भविष्य की बात आगे की सोची गई है। इट इज वेरी फ्रूटफुल सर। एक बार रफाल का मुद्दा गरमा रहा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो रिपोर्टर ने पूछा, बोला जी ये रफाल जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरी पार्टी पर, ये रफाल आ कहाँ से रहा है? तो रफाल है फ्रांस का, कोई ऑस्ट्रेलिया से बता रहा, कोई कतर से बता रहा, कोई दुबई से बता रहा, कोई फिनलैंड से बता रहा। यानी उस 75% भीड़ को ये पता नहीं था कि जो ये रफाल है ये मेड इन फ्रांस है। तो ये जो एक अंग्रेजी का वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो सारी कहानी ये हो रही है। तो इस जो युवा है ये मतलब फैला रहे हैं, इनको इस चीज़ को समझाने की जरूरत है कि बुरी चीज़ नहीं है और इस भ्रम की स्थिति में ना रहें। और ये हमारा काम है, तहसील अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद बुलंदशहर तहसील। तो मैं भी स्टेडियम के पास में मेरा घर है, एसएसपी साहब भी 1-2 बार वहाँ गए हैं, मैंने इनको देखा है, कुछ बच्चों से बात की है। तो इस सुबह जाएंगे जैसे राउंड पर, तो मैं भी आऊँगा और अवेयरनेस की जाएगी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी योजना है और ये काफी दिन पहले से हो जाती। 10वीं पास को क्या नौकरी मिलती है गार्ड की, यह छोटे मोटे काम, उनको इसमें ट्रेंड कर दिया जाएगा। ट्रेंड करने के बाद में जो हमारी सेना को अच्छे जवान की जरूरत है वो छांट ली जाएगी, और जो थोड़ा नॉर्मल है 70% वापस, उनके लिए बहुत ऑप्शन है। इधर यूपी पुलिस है, पूरी केंद्रीय वो है, दिल्ली पुलिस है, रेलवे पुलिस है, और सबसे छोटी बैंक ये जो फिर पूर्व सैनिक आ जाते हैं और पेंशन ले रहे हैं 52,000। साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में बताया कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है और इसका जेनेसिस क्या है। अन्य देशों में भी ये लागू किया गया है इस तरीके की प्रक्रिया। और जैसा कि बताया आपने कि कारगिल वॉर के बाद जो कमेटी बनी थी उसने भी अपने रिकमेंडेशन में ये बात कही है। और अगर आप सेना के हिसाब से देखें तो एक यंगर आर्मी हमेशा स्ट्रॉन्गर आर्मी के रूप में मानी जाती है, तो उस हिसाब से भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भी बहुत ही मैं कहूँगा रेडिकली ये चेंज करने जा रहा है इस तरीके की प्रक्रिया जो हम अपनाने जा रहे हैं। इस बारे में आप लोग भी मंथन करें और जागरूक करें लोगों को, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और कृपया करके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत संभल में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ईडी लगातार जो राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, वह राहुल गांधी का मनोबल नहीं तोड़ सकती है। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सेना में जो भर्ती होने का सपना नौजवान देख रहा था, उसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है और चकनाचूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम बनाने का रजिस्टर कर दिया गया है। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बताया जो गरीब नौजवानों के सवाल रखे जाते हों, गरीब के सवाल लिखे जाते हों, रोजगार और देश के बारे में सोचा जाता हो। वो राहुल गांधी का मनोबल नहीं, वो कांग्रेस का मनोबल नहीं तोड़ सकते, मगर ईडी, इनकम टैक्स, IB, CBI, ये सारे जो डिपार्टमेंट थे पहले जनता की सेवा के लिए, देश के लिए, वो अब भाजपा की सेवा के लिए। ईडी का ऑफिस भाजपा का ऑफिस बन गया है। वहाँ जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके घर पे ईडी चली जाएगी, IBI चली जाएगी, CBI चली जाएगी। सर, लगातार अग्निपथ की बात की जाए तो उस पर नौजवान सड़कों पर है, आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं अग्निपथ की बात? योजना देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सेना में भर्ती होने का जो उनका सपना था, उस सपने को तुमने चौराहे पर चकनाचूर कर ध्वस्त। वो नौजवान वहाँ तड़प रहा है। लगातार सर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की, डीजल की, उधर महंगाई, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, तो इधर लोग सड़कों पर हैं, दंगे हैं, कहीं मदद के नाम पर, कहीं क्या रहा है, क्या उनको केवल एक काम दिखाई देता है, वो तू हिंदू है, तू कौन है, यही पूछने में रहते हैं। वो नब्ज देख करके जो है आदमी, ये तो खाली एक नस्ल का रजिस्टर रखते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई रजिस्टर ही नहीं है जिसमें लोगों की समस्याएं लिखी जाती हैं, देश के सवाल लिखे जाते हों, नौजवानों के सवाल लिखे जाते हों, गरीब के सवाल लिखे जाते हों। तो इनके पास केवल एक ही सवाल है कि कैसे एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया जाए। अब मुश्किल ये हो रहा है कि लोग भी भ्रम में आ रहे हैं, मगर इस भ्रम की कीमत हिंदुस्तान चुका रहा है। उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है। एक दिन उनको अचानक मालूम पड़ता है कि वो तो 4 साल के लिए सेना से उनका वास्ता बनेगा, यदि वो निकलते हैं, छटते हैं, तो उनकी सारे ख्वाब और 4 साल के लिए वो जाएंगे, और जब वो घर वापस लौट के आएंगे तो लोग कहेंगे, मजाक में कहेंगे, ए भाई अग्निवीर, क्या हो रहा है, कब नौकरी लग रही है तेरी, कहाँ, तुझको क्या मिल रहा है, कुछ उनको बेचारों, तो उनमें बड़ी निराशा है इसमें, नौजवानों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि कुछ इसमें कुछ और यदि मान लिया बहुत आवश्यक समझ रहे थे तो सबसे बातचीत करते, रास्ता कुछ करते। अब इसमें क्या है, आर्मी की क्षमता कम होगी, इससे देश कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा, जो रेजिमेंट सिस्टम है वो ख़त्म होगा, उससे आर्मी की लड़ने की क्षमता कम, तो ये ठीक नहीं। लेकिन सर उसके बाद जो है सर, अभी जो है मंत्रालय ने फैसला ये लिया कि जो है सर आरक्षण जो है सर ले लिया गया, आरक्षण दे दिया गया सर, उसमें 10% जो है सर आरक्षण दिया गया है सर। अभी वहाँ भी भर्तियाँ कहाँ हो रही हैं? भर्तियाँ यदि हो रही होती, सरकार के पद खाली होते, भर्ती हो रही होती, तो भी लोग अपने तसल्ली कर लेते। भर्तियाँ कहाँ हो रही हैं? स्टेट में भर्तियाँ हो रही हैं, दिल्ली में हो रही है, रेलवे में नहीं हो रही है, पोस्टल तो ख़त्म ही कर दिया करीब जो है ये इन्होंने जो है। और अब जितने पब्लिक सेक्टर के वो थे, वो सब प्राइवेट हाथों में भेज दे रहे हैं, वहाँ भी सरकारी नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो आरक्षण वालों के साथ भी धोखा हो रहा है, नौजवानों के साथ भी धोखा हो रहा है। और अब जो आर्मी में भर्ती होने का एक क्रेज होता था, भारत आदमी समझता था मैं भारतीय सेना का सिपाही बनूंगा, 10 साल 15 साल मैं हवलदार बनूंगा, मैं सूबेदार बनूंगा, मैं और वो बनूंगा, सारे सपने एक झटके में तोड़ दिए। लेकिन इस सब के बीच में सर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जैसा लगातार यूपी में भी सर तीसरे दिन आज हिंसा, तो ये कहाँ तक जायज़ है सर? हिंसा की कोई वकालत नहीं कर सकता, लेकिन आप नौजवानों की भावना को समझिए। आप हिंसा की आड़ में नौजवानों को कुचलने का प्रयास करेंगे तो ये देश के लिए बड़ा घातक होगा। ये
बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।